हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। एज यू ऑल नो, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र के इंपॉर्टेंट जितने भी कोर्स ऑफ इवेंट्स के चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। वी आर लेफ्ट विद द मिसलेनियस अवार्ड्स बुक्स एंड ऑथर्स वाले चैप्टर्स जो भी हम एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। आज हम करेंगे मिसलेनियस का चैप्टर का फर्स्ट हाफ पार्ट। मिसलेनियस वाले चैप्टर में देयर आर मोर देन 250 क्वेश्चंस, सो वी विल बी डूइंग द फर्स्ट हाफ इन टुडेज वीडियो एंड द रेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, मिसलेनियस चीजें हैं तो देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि मिसलेनियस में सारी चीजें इधर उधर से बचे खुचे जो भी चैप्टर वाइज में नहीं डिफाइन हो रहे थे या कुछ कुछ उनके भी पार्ट्स हैं, वो सबको कंबाइन करके पूछे गए सवाल यहाँ पे आएंगे। सो वील बी डूइंग इट बहुत फास्टली, ठीक है? बिकॉज यू आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू ऑल आर डन विद द बेसिक थिंग्स। जो भी बेसिक रिवीजन है, बेसिक जीएस के जितने भी चैप्टर स्टडी करने हैं वो सब आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसी के बाद अब हम क्वेश्चंस को जो है वो फटाफट टैकल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। सो दिस इज इनकरेक्ट। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने रेगुलर पुलिस फोर्स इंडिया में एस्टैब्लिश करी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। इसी तरीके से हमारा आंसर मिल गया 2 एंड 3। देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था कैलकाटा में बाय रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दिस इज राइट। इंडियन पीनल कोड आईपीसी केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1860। सो दिस इज आल्सो राइट। इसके बाद है एंग्लो अफगान रिलेशंस इन द 19th सेंचुरी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फियर ऑफ हुज एक्सपेंशन टुवर्ड्स इंडिया। तो बेसिकली एंग्लो अफगान रिलेशंस में जो लोग डरते थे कि अफगान के रास्ते कहीं इंडिया के ऊपर अटैक ना कर दिया जाए बाय रशिया। ठीक है, इसके बाद है लिस्ट वन इज ईयर्स एंड लिस्ट टू जो हमें मैच करना है विद द इवेंट्स। तो 1775 में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था? तो 1775 में हुआ था पहला एंग्लो मराठा वॉर। 1780 में हुआ था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। 1824 में हुआ था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर एंड 1838 फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि प्लीज एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड वॉर्स, सो दैट आपको ये सवाल याद रहे। इसके बाद फिर से वही है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, हम इसे डायरेक्टली देख लेते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 से 84, 1780 से 84। सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1750 से 54। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 05। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 80। अगर आपको नहीं याद होंगे ईयर्स तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। फिर से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई 1765 में आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ट्रीटी ऑफ आइक्सला शैपल जो हुई थी वो 1748 में हुई थी। ला बोर्डनीज कैप्चर ऑफ मद्रास 1746 एंड डुप्लिक्स का डिसमिसल हुआ था 1754 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे दिया है, पहली चीज तो जो स्टेटमेंट्स है हमारे वो सारे ऑप्शन करेक्टली गिवन नहीं है, तो इसको आप इस बॉक्स के थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, in Indian context, the attitude of paternalism in governance is associated with। तो पैटर्नलिज्म इन गवर्नेंस जो था ये हमें दिया, इसका इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सर थॉमस मुनरो। ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जो थे सर थॉमस मुनरो। पेट्रियार्कल अप्रोच जो थी गवर्नेंस में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो दी गई थी बाय थॉमस मुनरो। उसके बाद सर जॉन मैल्कॉम, एल्फिंस्टन, चार्ल्स मेटकाफ, ये सारे मेन प्रोपोनेंट्स थे। ठीक है, which of the following famines of 19th century in India has been described as the sea of calamity? sea of calamity बोला गया था क्योंकि बहुत ही ज्यादा लार्ज लेवल पर लोगों की डेथ हुई थी। तो इट वाज द ओडिशा फेमाइन ऑफ 1866-67। द इंडियन फेमाइन कोड 1883 ये प्रिपेयर किया गया था बाय, तो ये था बाय स्ट्रेची कमीशन। इंपॉर्टेंट कमीशन के सारे नाम की फेमाइन रिलेटेड कौन सा था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कौन सा था, एजुकेशन रिलेटेड कौन सा थे, लूसेंट में बहुत अच्छे से टेबुलर मैनर में गिवन है, रिवीजन के लिए बहुत सही है। तो अब फिर से वही है कि एंड्रयू फ्रेजर जो थे ये पुलिस कमीशन से रिलेटेड थे। एंटोनी मैकडॉवल थे फेमाइन कमीशन से रिलेटेड। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ was associated with irrigation commission and Thomas Robertson with railway commission। अगर इसमें से एक दो भी पता होंगे तो एलिमिनेट करके हम इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिर से वही मैच द फॉलोइंग है। पहला एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 से 82। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1826 से 24 से 26 एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 से 49। यू कैन डू नथिंग बट यू हैव टू मेक क्रोनोलॉजी, राइट देम डाउन एंड रीड देम अगेन एंड अगेन, तभी याद होगा। फिर से हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं इवेंट्स। तो यहाँ पे वेलोर म्यूटनी, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, रिकॉल ऑफ विलिंसली, एंग्लो नेपोलीज वॉर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा डेथ ऑफ नाना फडणवीस।
उसके बाद है रिकॉल ऑफ विलिस्ली, देन वेलोर म्यूटिनी एंड लास्ट में हुई थी एंग्लो नेपोलीज वॉर। अब इनकी यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो यहाँ दी हुई है। ये वेलोर म्यूटिनी की डेट हो गई 1806 में। नाना फडणवीस पास्ड अवे इन 1800। लॉर्ड विलिस्ली ने रूल किया एज अ गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 टू 1805। लॉर्ड हेस्टिंग्स आए एंग्लो नेपोलीज वॉर के टाइम जो हुई थी 1814 से 16 में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन हुई थी। फिर से क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ शक्करखेड़ा तो ये हुई थी 1724। बैटल ऑफ बेदार 1759। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो 1781। बैटल ऑफ मुडकी 1845। आई नो वेरी मच कंफ्यूजिंग इट इज, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा, याद करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द लास्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे मोपला रिवोल्ट, खिलाफत मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, जलियांवाला बाग। तो देखिए सबसे पहले तो होम रूल मूवमेंट हुआ था, उसके बाद फिर जलियांवाला बाग मसाकर हुआ 1919 में, फिर खिलाफत मूवमेंट हुआ और फिर लास्ट में मोपला रिवोल्ट हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है मोपला रिवोल्ट। Which one of the following statements regarding Queen Elizabeth II of the United Kingdom is correct? अब ये देखिए मिसलेनियस में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। 69 का पीवाईक्यू का सवाल है। इसी साल में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, तो उनसे रिलेटेड था कि कितने साल उन्होंने राज किया और कौन सी उम्र तक वो, मतलब कौन सी उम्र तक राज किया, बेसिकली उनकी डेथ कौन सी एज में हुई थी। तो इसका आंसर था शी reigned for 70 years। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस साल से किस साल तक उन्होंने राज किया। बेसिकली शी बिकेम द क्वीन इन 1952 एंड 2022 में उनकी डेथ हुई। तो कुल 70 साल उन्होंने राज किया एंड शी डाइड एट द एज ऑफ 96 ईयर्स। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फिर से क्रोनोलॉजी में ही लगाना है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो ये ए बी बी सी के फॉर्म में है। ईयर्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए मेरा भी बार बार ईयर्स बोलने से ऐसा तो है नहीं कि आपको याद हो जाएगा। ओके, अब चाइल्ड मैरिज के कौन थे प्रोपोगेटर, जो चाइल्ड मैरिज हटाने के लिए जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, तो ये थे हमारे एमजी रानाडे। सप्रेशन ऑफ ठगी के टाइम पे आ जाते हैं कर्नल स्लीमन। विडो रीमैरिज ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सप्रेशन ऑफ पिंडारीज बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। आंसर इज ए। फिर ये पूरा एक्सप्लेनेशन, बहुत लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन दिए, इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है। अब फिर से देखिए ये जो सभी क्वेश्चन है इसके स्टेटमेंट्स में इन्होंने कुछ गुफ अप कर दिया है। कुंवर सिंह लेड द स्ट्रगल इन बिहार while खान बहादुर खान लेड द स्ट्रगल इन रुहेलखंड इन फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1857। चलो ठीक है। मुस्लिम लीग वाज ऑब्जर्व डिलीवरेंस डे ऑन द 22 दिसंबर 1939। तो ये तो डिलीवरेंस डे वाली डेट जो है ये तो गलत ही दी हुई है। इसके बाद है, नहीं एक सेकेंड, अच्छा ये 1939 की बात आ रही है ना, तो ये ठीक है। तात्या टोपे टुक द लीड ऑफ आर्मीज इन कानपुर फॉर द पेट्रोनेज ऑफ नाना साहेब एंड जीनत महल इशूड लीडरशिप इन फैजाबाद। तो जीनत महल जो थी ये फैजाबाद से नहीं लड़ रही थी, लखनऊ से लड़ रही थी, तो ये गलत हो गया है। गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सरदार भगत सिंह, तो ये भी गलत है। तो बेसिकली 1 एंड 2 ऑप्शन कहीं पे होता तो करेक्ट होता, बट यहाँ पे गिवन ही नहीं है। ओके, द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, अब यहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट दिया है जो द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था 7 जुलाई, कौन से ईयर में ये पूछा गया। तो क्या एडवर्टीजमेंट था, द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शन, सिनेमेटोग्राफी, अ फ्यू एग्जीबिशंस विल बी गिवन एट वॉटसन होटल टुनाइट। ओके, अब हमको नहीं पता कि ये किस चीज में हुआ था। 1896 इसका आंसर है। 1996 में ऑब्वियसली 100 ईयर्स इस एडवर्टीजमेंट के कुछ कंप्लीट हुए रहे होंगे। करंट अफेयर्स में सवाल होगा तभी पूछा गया है। ओके, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि हम इंडियंस ही रिस्पॉन्सिबल है एक तरीके से। तो ये तो लॉर्ड एटली ने दिया, ऑब्वियसली अपने आप को बचाने के लिए कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, आप लोगों ने ये खुद ही किया है। हम तो अच्छा खासा चाहते थे कि एक यूनाइटेड इंडिया छोड़ करके जाए, बट आप ही लोगों को डिवीजन चाहिए, पार्टीशन चाहिए। हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। ये स्टेटमेंट दिया गया था बाय औरबिंदो घोष। हु हैड प्रपोज्ड पार्टी लेस डेमोक्रेसी। तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी जेपी नारायण ने फॉर्म किया था कि भाई ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि इंडिविजुअल पार्टीज में ना आपस में लड़ाई झगड़ा हो। रजनी पालमी दत्त said they both fought and collaborated with imperialism। तो इन्होंने किन लोगों के ऊपर रेफर किया है, तो इन्होंने बताया है आईएनसी को लेकर के। ठीक है, आईएनसी को लेकर के बोला है, they both fought and collaborated with imperialism। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड was a series of articles जिसने क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस को फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद द प्रोलेटेरिएट। तो ये आर्टिकल्स किसने लिखे थे, ये बहुत फेमस आर्टिकल्स हैं, लिखे गए थे बाय औरबिंदो घोष।
फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले तो बंगाल गजट जो था वो पब्लिश हुआ था 1780 में। उसके बाद बंगाल एशियाटिक सोसाइटी बनाई सर विलियम जोन्स ने 1784 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई 1905 में। और गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाई 1913 में। लॉर्ड विलियम एजे आर्चिबाल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट बतानी है। ये प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट कॉलेज के ढाका में। ये प्रिंसिपल रहे एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के। ये प्रिंसिपल थे मुइर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के। लेकिन लाहौर कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं थे, तो ये ऑड वन आउट सवाल है। यूपी पीसीएस ने भी 2024 के पीटी में ये क्वेश्चन पूछा। नाउ दिस इज समथिंग जो बहुत ही डिफरेंट यूनिक है, तो अब पता नहीं। Who among the following leaders said, "I am an Indian"? Tom. Tom, whose work is waking up all sleepers so that they may wake and work for their motherland. तो ये स्टेटमेंट दी थी एनी बेसेंट ने। ठीक है। So long as this third power यानी कि इंग्लैंड इज हियर, our communal difference would keep on troubling us. ये स्टेटमेंट दी गई थी बाय whom? तो ये स्टेटमेंट जो थी ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। यहाँ ऑप्शन में महात्मा गांधी गिवन नहीं है, इसलिए हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। बेसिकली जो उनकी बायोग्राफी लिखी जा रही थी बाय लुई फिशर, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जब तक इंग्लैंड जो ये है, ये जो थर्ड पावर है, ये इंडिया में रहेगी, तब तक हमारे बीच के कम्युनल डिफरेंसेस सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इनकी वजह से ही बढ़े चले जा रहे हैं। विच टू लीडर्स विजिटेड इंडिया एंड सर्व फॉर सोशल रीजनरेशन? तो ये थे महात्मा गांधी एंड बाल गंगाधर तिलक। विथ रेफरेंस टू लाला लाजपत राय बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। एट फर्स्ट ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन बट लेटर ही जॉइंड इन फेवर ऑफ गांधी जी। ठीक है। लाला लाजपत राय आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, तो ये भी ठीक है। आंसर इज बोथ 1 and 2। Who was the first speaker to discard the official wig and presided over the house wearing Gandhian cap? तो ये चेंज लेकर आए थे जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर जो थे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। पहले स्पीकर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि पहले विग पहनी जाती थी। ठीक है। ब्रिटिश कल्चर का पार्ट था कि जो स्पीकर होता था हाउस का वो विग पहनता था, उसे रिमूव करके गांधीयन कैप को पहनना शुरू किया जीवी मावलंकर ने। द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वॉज, तो ये थी सिरिमावो भंडारानाइके। ठीक है। तो पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर पूरे वर्ल्ड में बनी थी, कहा? श्रीलंका में बनी थी 1960 में। Who among the following which is named the official residence of British Prime Minister? तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेसिडेंस क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ऐसे सवाल ये क्यों पूछते हैं मुझे नहीं समझ आता है। देयर वर क्वेश्चंस जहां पे अभी वो व्हाइट हाउस का भी एड्रेस पूछते हैं। होगा इसमें, मिसलेनियस क्वेश्चन है तो इसमें पक्का होगा वो। जेबी कृपलानी फॉर्म द किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन जुलाई 1952। Okay, this is wrong. PC Ghosh, T. Prakasam were associated with किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो 1 is false but 2 is true। ठीक है। तो 1951 में इन्होंने फॉर्म करी थी ये किसान मजदूर प्रजा पार्टी, 52 में नहीं। On which of the following date the maker of Constitution of India, Dr. B.R. Ambedkar had died? तो भीमराव अम्बेडकर की डेथ कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को। Who among the following in India is known as गुरुदेव? तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। In which year did रविंद्रनाथ टैगोर die? तो इनकी डेथ हुई थी 1941 में। Who among the following had called रविंद्रनाथ टैगोर as ग्रेट सेंटिनल? ग्रेट सेंटिनल का टाइटल जो है ये महात्मा गांधी जी ने उन्हें दिया था। Which one of the following statement is not correct about रविंद्रनाथ टैगोर? तो पहला है कि इन्होंने ही sang glories of ancient India and its culture, बहुत सारी पोएम्स लिखी इन्होंने। He considered Shivaji and Guru Gobind Singh as nation builders. Many of his songs refute the heroism of Marathas. He favored the economic aspects of स्वदेशी मूवमेंट। नहीं, वो कंप्लीटली बॉयकॉट, पिकेटिंग, इन सारी चीजों के खिलाफ थे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी। Which revolutionary made this statement? Avenge the blood of Indian martyrs. Use your sword to liberate your motherland. Stand up against the entire Anglo-American enemy. तो ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट है ये किसी रेवोल्यूशनरी ने ही दी होगी, तो ये दी गई थी बाय रास बिहारी बोस। Who gave the slogan जय जवान जय किसान? ये दिया गया था बाय लाल बहादुर शास्त्री जी। द प्रेजेंट डे कैलेंडर इज बेस्ड ऑन, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर बेस्ड है। भारतीय किसान संघ वाज एस्टैब्लिश्ड इन, तो ये 1979 में एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पे ऑप्शंस में करेक्टली नहीं गिवन है। Who said freedom is almost within reach, we have to seize it? ये स्टेटमेंट दी गई थी महात्मा गांधी के टाइम पे। कब? क्विट इंडिया मूवमेंट जब चल रहा था तब महात्मा गांधी ने बोला था कि बस मतलब आजादी है बहुत, बस बहुत पास आ गई है, बस हमें उसे छीनना है, एक तरीके से लेना है। ठीक है।
who of the following had written India's salvation will not be achieved under the leadership of महात्मा गांधी। तो ये जो important statement है ये दी गई थी by सुभाष चंद्र बोस। assertion reason वाला सवाल है, most of the early nationalists considered British rule as an act of providence destined to bring modernization। तो अर्ली नेशनलिस्ट का तो ये मानना ही था कि जो ब्रिटिश रूल है ये मतलब मॉडर्नाइजेशन लेकर के आएगा इंडिया में, इवेंचुअली ये हमारे लार्जर गुड के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। दे कंप्लेन ओनली अगेंस्ट अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ उन्होंने इसी चीज को, जब ये चीजें हाईलाइट होने लगी इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, तब उन्होंने इस चीज को बोलना शुरू किया कि भाई इकोनॉमिकली अब हम एक्सपर्ट कर रहे हैं, लेकिन तब भी उनका मानना ये तो था ही कि बाकी सारी जो चीजें ब्रिटिश कर रहे हैं उससे इंडिया का मॉडर्नाइजेशन होगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, ये स्टेटमेंट दी गई थी बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, उस चीज को एट्रीब्यूट करते हुए ही बोला गया था। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट क्लॉथ मिल एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे, तो बॉम्बे में सबसे पहली क्लॉथ मिल जो थी वो बन गई थी 1854 में। किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट मेड फॉर किंग, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, की राजा जो है वो प्रजा के लिए बनाया जाता है, प्रजा को राजा के लिए नहीं बनाया जाता है, ये बोला था दादा भाई नौरोजी ने। द फाउंडर ऑफ बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया वाज, तो ये थे बेडन पॉवेल। ठीक है, ये स्काउट्स एंड गाइड्स का जो होता है ना, एनसीसी कैडेट्स होते हैं, ये इंट्रोड्यूस किया था बाय बेडन पॉवेल ने। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड, तो ये केस जो था ये एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो होते थे विमेन के, क्योंकि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, उससे रिलेटेड था। तो आंसर इज 2 and 3, एजुकेशन का लेना देना नहीं था इससे। And Rakhmabai became the one of the first practicing women doctors in the colonial India। ठीक है, चाइल्ड ब्राइड बन गई थी वो, इसी की वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1891 में। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड पहला है कि रॉलेट एक्ट ने एक पॉपुलर इंडिग्नेशन अराइज किया था एंड इट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ एचएसआरए, दिस इज आल्सो ट्रू। इन 1931 कांग्रेस सेशन एट कराची अपोज्ड गांधी इरविन पैक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आंसर इज डी। अब इसके लिए देखिए आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि कराची सेशन कब हुआ था, पैक्ट कब साइन हुआ था। टेक्निकली पैक्ट 5 मार्च को साइन हो गया था, और जो कराची सेशन था वो हुआ था मेरे ख्याल से 29 मार्च, हाँ 5 मार्च को हुआ था इरविन पैक्ट साइन, 23 मार्च को एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह विद अदर्स, एंड 29 और 30 मार्च को फिर हमारा कराची सेशन हुआ था। ओके, एंड इट ऑल्सो अप्रूव्ड द गांधी इरविन पैक्ट। पहली चीज तो जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड स्टेटमेंट बताना है कि क्या सही है। तो ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के 1947 में, नहीं। ही प्रिसाइडेड ओवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं। ये इंटरिम गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंसेस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस, ऑल इज इनकरेक्ट, तो नन इज करेक्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट, आई एम अ सोशलिस्ट एंड अ रिपब्लिकन एंड आई एम नो बिलीवर किंग्स एंड प्रिंसेस, तो ये किसने बोला था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द हाई प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, तो कम्युनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। हु बिकेम चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट्स, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म, अगेन जवाहरलाल नेहरू। हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोग्राफर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो इनकी जो बायोग्राफी थी वो लिखी गई थी बाय फ्रैंक मोरेस। अंबाबाई एक वुमेन फ्रीडम फाइटर थी, ये कौन स्टेट से बिलोंग करती थी? तो शी बिलोंग फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, मैसूर स्टेट से बिलोंग करती थी, और उन्हें गांधी जी से इंस्पिरेशन मिली थी और उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। द शराबबंदी कैंपेन ऑफ 1922, शराबबंदी वाज लेड बाय, तो ये लीड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। Of the 4 forms of political protest mentioned below, which one is derived from the name of person who used it as a political weapon for the first time? तो बॉयकॉट, ठीक है, बॉयकॉट जो है ये 4 तरीके के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, बॉयकॉट, सीज, शटडाउन एंड स्ट्राइक। इसमें से जो बॉयकॉट वर्ड है इसका जो नाम है ये पड़ा ही है उस इंसान के नाम पे जिन्होंने ये वर्ड डिराइव किया था, तो इट वाज कैप्टन चार्ल्स सी बॉयकॉट, एक आयरिश लैंड एजेंट है, इन्होंने ही सबसे पहले इसे एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज किया था, कब? 1880 में। तो जस्ट इमेजिन कि 1880 से पहले बॉयकॉट वाली चीजें किसी को पता ही नहीं थी कि क्या होती है, मतलब ऑब्वियसली एक्शन वाइज आप बॉयकॉट कर सकते थे, बट देयर वाज नो पर्टिकुलर वर्ड कॉल्ड बॉयकॉट। Who of the following was a
sent as a representative of laborers by Indian government to the Washington summit of ILO in the year 1919. तो ILO का summit हुआ था 1919 में, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडियन लेबरर्स को रिप्रेजेंटेटिव कौन गए थे? ये गए थे एनएम जोशी। आर्य समाज फाउंड हुआ था 1875 में। अल हिलाल पब्लिश किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। लाला लाजपत राय वाज नॉट एसोसिएटेड विद द पेपर द पीपल, ही वाज इन फैक्ट एसोसिएटेड विद द पेपर। ठीक है, तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया। चौथा है द फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था कैलकाटा में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो ये भी ठीक है, आंसर इज 1, 2 एंड 4। क्रोनोलॉजी में लगाना है तो यहाँ पे है असैसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली 1909, एग्जीक्यूशन ऑफ खुदीराम बोस 1908, स्टार्टिंग ऑफ केसरी बाय बाल गंगाधर तिलक 1881 एंड स्टार्टिंग ऑफ अल हिलाल बाय अबुल कलाम आजाद 1912। ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विच स्टैंड्स थर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अब थर्ड के लिए सारे पता होने चाहिए ना, तो हमें जब पेपर में आपको ये मिला है तो आपको लिखना पड़ेगा कि चंपारण 1917, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा 1920, क्विट इंडिया 1942, दांडी मार्च हो गया हमारा 1930। ठीक है, तो जब अब इसमें हम देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो थर्ड बताना है, तो दांडी मार्च इज द आंसर। With reference to British colonial rule in India, consider the following statements. तो महात्मा गांधी इंस्ट्रूमेंटल थे इन द abolition of the system of indentured labor। तो इसके लिए इन्होंने बहुत काम किया था कि भाई यहाँ से जो लेबरर्स को ले जाया जाता था दूसरी कंट्रीज में काम करने के लिए, तो इस चीज के अगेंस्ट थे वो। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड्स वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। Consequent of the breaking of salt law by Indian people, the INC was declared illegal by the colonial rulers। तो ये भी ठीक है, तो 1 and 3 are correct। ठीक है, सेकेंड वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो, एक सेकेंड, come to the present। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1947। तो जितने भी नाम दिए इसमें सबसे प्रोमिनेंट थी अरुणा आसिफ अली। उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद फिर वो एसोसिएटेड थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में। It will be our blunder if we leave the people of Bihar and their government unsafe before the violence and uncivilized attacks of League leaders in the year 1946। Who told this? तो ये स्टेटमेंट दिया था सरदार पटेल ने। बिहार एक प्रोमिनेंट एरिया था उस टाइम पे, वहां पे बहुत जोरों शोरों में प्रोटेस्ट हो रही थी, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया था। Who raised the demand of complete independence for the first time in 1921? तो ये डिमांड की गई थी बाय मौलाना हजरत मोहानी। Who has hailed मोहम्मद अली जिन्ना मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी थी वो ब्लेम कर दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से पार्टीशन हो रहा है, हम तो नहीं चाहते थे। Who among the following presided over all parties Muslim conference held in Delhi on 31st December 1928? तो इसे प्रिसाइड किया गया था बाय आगा खान। बनारस सेशन ऑफ अगस्त 1923 ऑफ द हिंदू महासभा was presided over by, तो ये प्रिसाइड किया गया था बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। Who is considered as the creator of modern बिहार? तो मॉडर्न बिहार के क्रिएटर के नाम से जाने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इसके साथ साथ में, इनके साथ साथ में मतलब अगर हम और भी नाम देखें तो श्री कृष्ण सिंह भी आ जाते हैं, अनुग्रह नारायण सिंह भी आ जाते हैं, बट यहाँ ऑप्शंस में सिर्फ सच्चिदानंद सिन्हा था, तो इसलिए इन्हें सिलेक्ट किया। आइडेंटिफाई द ईयर्स दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस रिस्पेक्टिवली। तो देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1925 में स्टैब्लिश हुई थी और आरएसएस दोनों ही। तो आंसर इज 1925। रियल नेम ऑफ द फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी किसे बोला जाता था? अब्दुल गफ्फार खान को, जिन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट इनिशिएट किया था। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? अब्दुल गफ्फार खान। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? मौलाना अब्दुल गफ्फार, सॉरी अब्दुल गफ्फार खान। हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज बॉम्बे त्रिमूर्ति? बॉम्बे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग एंड बदरुद्दीन तैयब जी को। इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म किया था इसीलिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान अगेंस्ट ब्रिटिश? तो अभी मैंने बताया था रेड शर्ट मूवमेंट। खुदाई खिदमतगार भी बोला जाता था उन्हें। खुदाई खिदमतगार वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। हु ऑफ द फॉलोइंग अटैक्ड ऑन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाय सेइंग
Ambedkar has had his leadership thrust upon him by a benign British government because his services were necessary to embarrass the nationalist leaders. तो ये स्टेटमेंट दी गई थी बाय डॉक्टर बी एस मूंज. How did the study of history help in creating a feeling of nationalism in India towards the end of 19th century? तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं, बाय अर्जिंग द पीपल टू स्ट्रगल एंड चेंज द मिजरेबल कंडीशंस, तो अलग अलग तरीके से हिस्ट्री को स्टडी किया गया और लोगों के सामने लाया गया कि किस तरीके से हमारे इंडियन ट्रेडिशंस कल्चर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं और ये ब्रिटिशर्स आकर के हर कुछ को ओवरशैडो कर रहे हैं एंड हमें रीइंटरप्रेट करनी है हिस्ट्री रिफ्यूटिंग ब्रिटिश पोर्ट्रेयल्स ऑफ इंडियन एज बैकवर्ड्स. तो इंडियन बैकवर्ड्स रहे ही नहीं है. उस टाइम पे ये आया कि भाई हमारे टाइम पे समुद्रगुप्ता, अशोक, ये सारे इतने बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हैं, इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है. इसी वजह से ये जो टर्म्स थे ये पॉपुलराइज हुए कि इंडियंस को पता चले कि उनकी जो कल्चरल लेगेसी जो चली आ रही है ट्रेडिशनल बहुत ही स्ट्रांग है. By writing about India's glorious past and urging people to take pride in their achievement. तो क्योंकि ब्रिटिशर्स तो ये बोलते कि भाई तुम्हें तो कुछ नहीं आता, हम तुम्हें आकर के इंसान बना रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें सिविलाइज बना रहे हैं, बट उन्हें यही नहीं पता था इंडियंस को कि इंडिया का इतना मेजर जो सिविलाइजेशन, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली, वो खुद इंडिया में ही रहा है. तो ये ब्रिटिशर्स आकर के हमको क्या सिविलाइजेशन सिखाएंगे. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. The native state of Tripura became involved in the freedom movement early in the 20th century because, तो जो त्रिपुरा था वो एक नेटिव स्टेट होता था सेपरेट, वो अर्ली फ्रीडम मूवमेंट टाइम पे आकर के मतलब हमारे साथ इन्वॉल्व हो गया. क्यों? क्योंकि बंगाल रेवोल्यूशनरीज टुक शेल्टर इन त्रिपुरा. ठीक है, फिर इवेंचुअली वो तो त्रिपुरा हमारा स्टेट का पार्ट ही बन गया. राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू, इसमें भी क्या पूछने वाली बात है, बिहार. वुमेन सेंट दयाबाई, ये किसकी डिसाइपल थी? तो ये सेंट चरणदास जी की डिसाइपल थी और इन्होंने एक बुक लिखी है नेम्ड दयाबोध. द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर emerged as a great painter. He was 70 years. ठीक है, एट द एज ऑफ 70 years, मतलब उन्होंने वो एक राइटर तो थे ही, साथ ही साथ में एक फेमस पेंटर भी थे. सेंट फ्रांसिस जेवियर was one of the founding members of the Jesuit order. Okay, this is true. Saint Francis Xavier died in Goa and a church is dedicated to him there. No, the feast of Saint Francis Xavier is celebrated in Goa each year. तो ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज होते हैं यूजुअली. अगर मैं मार्क कर रही होती तो 1 2 3 मार्क कर देती. स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज ही डाइड इन शांगचुआन आइलैंड, चाइना में इनकी डेथ हुई थी, ना कि गोवा में. जगत नारायण लाल वो सेंट टू, तो इन्हें भेजा गया था हजारीबाग जेल फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे. उसके बाद है द समाधीज ऑफ कस्तूरबा एंड महादेव देसाई आर सिचुएटेड इन द प्रेमिसेस ऑफ आगा खान पैलेस पूना, जहां पे इन्हें रखा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे. द टूम्ब ऑफ कस्तूरबा गांधी सिचुएटेड इन द प्रेमिसेस ऑफ आगा खान पैलेस पुणे. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस. ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस किसने लिखी थी? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी ने लिखी थी. During the colonial period in India, what was the purpose of Whitley Commission? तो Whitley Commission का क्या पर्पस था? To report on existing conditions of labor and to make recommendations. Okay. What was the common relationship between Catherine Mayo, Aldous Huxley, Charles Andrews and William Digby? तो ये जो सारे नाम है ये फेमस किस चीज से रिलेटेड है? So they wrote commentaries on the condition of India during British rule. ठीक है. The years of Bengal famine in which million of people died. तो ये हुआ था 1943 में. एक हमने अभी देखा था ओडिशा फेमाइन जो था और एक ही दूसरा बंगाल फेमाइन. टू एस्टैब्लिश ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन अमंग द पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू. तो नॉन अलाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने. सो आई गेस 94 क्वेश्चंस पर सेशन इज सफिशिएंट एंड हमको जो मिसलेनियस वाला पार्ट है उसे 3 पार्ट में करके करना पड़ेगा. सो अभी हमने 94-95 क्वेश्चंस किए हैं, कल भी हम 94-95 कर लेंगे एंड इसके ऑनवर्ड्स भी कर लेंगे बिकॉज लॉन्गर वीडियोस बहुत ज्यादा टाइम ले लेती हैं एंड बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी एज वेल. सो यहाँ तक अभी हम डन करते हैं. इसके आगे क्वेश्चन नंबर 95 ऑनवर्ड्स विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप स्टडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें या टेलीग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं. इसका पीडीएफ हालांकि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी. पीडीएफ जो है टेलीग्राम मेरे चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा. टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय.